बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 19 अक्टूबर और पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। खबरों की तरफ चलने से पहले एक ज़रूरी इत्तला। आज 19 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता दोपहर 4 बजे नॉर्वे के शहर ओस्लो में पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने पाकिस्तानी कम्युनिटी एक एहतजाज करने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नॉर्वे चैप्टर ने इस एहतजाज का इंतज़ाम किया है। मैं भी इस एहतजाज में शामिल हूँगा। ये एहतजाज पाकिस्तान में जारी फस्तायत, इमरान खान के साथ नारवा सलूक, इमरान खान की बेगम, उनकी बहनें और बहुत सारे बेगुनाह कैदी जो इस टाइम कैद हैं उनके हक़ में आवाज़ उठाने के लिए, और पाकिस्तान में ये जो सुप्रीम कोर्ट पर हमला है, जमहूरियत के साथ खिलवाड़ है, जर्नलिस्टों के साथ जो कुछ हो रहा है, स्टूडेंट्स के साथ जो कुछ हो रहा है, इस तमाम सिलसिले में इस मुजाहरे का इनेकाद किया गया है। मैं वहाँ पर शामिल हूँगा। आइए आप भी तशरीफ़ लाइए। अगर आप ओस्लो में हैं या इर्द गिर्द हैं और तशरीफ़ ला सकते हैं आज दोपहर 4 बजे, तो ज़रूर तशरीफ़ लाइए। आपके साथ वहाँ पर मुलाकात होगी। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की जो पहली खबर है वो एक डेवलपिंग स्टोरी है जो आपके सामने रखनी है। स्टोरी डेवलपिंग ये है कि आपको पता है कि मौलाना फजल रहमान साहब का एक मुसव्वदा था, और उस मुसवदे पर मौलाना फजल रहमान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या आप इस पर वोट करेंगे। तहरीक इंसाफ ने कहा कि कोई भी फैसला करने से पहले हमें तो इमरान खान साहब की इजाज़त चाहिए, क्योंकि अभी तक की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाज़ेह पोजीशन यही है कि ये पार्लियामेंट गैर आइनी है, क्योंकि ये फॉर्म 47 पर जीत के आई है। जब ये पार्लियामेंट ही जो है वो आइनी नहीं है, मतलब कि ये सही वोटों पर जीत के नहीं आए, इनके पास अवाम का असल मैंडेट नहीं है, तो ये फिर आइनी तरमीम कैसे कर सकते हैं। इनके साथ शमूलियत का मतलब ये है कि आइनी तरमीम नहीं बल्कि इस पार्लियामेंट को भी लिजिटमाइज कर देना। इसलिए तहरीक इंसाफ जो है वो इनके साथ किसी तरमीम में शामिल नहीं होगी। ये तो तहरीक इंसाफ की एक असूली पोजीशन है, लेकिन जब उस मुसव्वदे के ऊपर तहरीक इंसाफ को इंगेज किया गया तो तहरीक इंसाफ ने कहा कि क्यों ना आप इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात करवाएं। वैसे भी 3 अक्टूबर से अभी तक मुलाकात नहीं करवाई गई, और हम उनके सामने मुसव्वदा रख के उनसे डायरेक्शन ले लेते हैं, गाइडेंस ले लेते हैं। तो इस सिलसिले में जाहिर है चौधरी निज़ामुद्दीन साहब तो फ़ौरन मान जाते हैं, फिर वो मान गए और उन्होंने कहा, जब उनका अपना फ़ायदा होता है मान जाते हैं, तो उन्होंने कहा जी मुलाकात करवा देते हैं, आप नाम दीजिए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से चेयरमैन गौहर खान, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, साहबजादा हामिद रज़ा, सेनेटर अली ज़फ़र और साबिक़ स्पीकर उनका नाम दिया गया। अब जब ये तमाम नाम चले गए असद कैसर साहब का, तो ये तमाम नाम जब चले गए तो उसके बाद बताया गया कि सुबह 9 बजे आपकी मुलाकात होगी। सुबह 9 बजे कहा गया कि सलमान अकरम राजा नहीं मिल सकते, बाकी तमाम लोग जो हैं वो मिल सकते हैं। सलमान अकरम राजा साहब जो है उनकी हम मुलाकात नहीं करवाएंगे, और साथ साहबजादा हामिद रज़ा की भी नहीं करवाएंगे। तो आप बैरिस्टर गौहर और उनके साथ सेनेटर अली ज़फ़र और उनके साथ जो है वो साबिक़ स्पीकर असद कैसर साहब जो है वो मुलाकात कर लें इमरान खान से। अब इसके ऊपर फिर चहमगोइयाँ शुरू हो गई। चहमगोइयाँ ये शुरू हो गई, एक बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को डर ये है कि अगर सलमान अकरम राजा इमरान खान को मिलने चले गए तो वो पूरी पिक्चर उनके सामने रख देंगे, जिससे फिर इमरान खान कभी भी किसी सूरत इन तरामीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसलिए सलमान अकरम राजा साहब को रोका जा रहा है। अब तहरीक इंसाफ की पोजीशन ये है कि जब तक सलमान अकरम राजा साहब को मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती, और जाहिर है मतलब पूरा जिन लोगों के नाम दिए थे 5 या 6 के, जब तक उन तमाम लोगों को मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती तब तक तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई नहीं मिलेगा। ये तहरीक इंसाफ का फैसला है। अब देखते हैं इसमें क्या डेवलपमेंट होती है। कल रात तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी की भी मीटिंग हुई, जिसमें इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिटेल तबादला ख्याल हुआ, और यही फैसला हुआ कि जब तक इमरान खान इजाज़त नहीं देंगे किसी चीज़ का हिस्सा नहीं बना जाएगा, और अगर उनसे मुलाकात नहीं करवाते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किसी चीज़ के अंदर भी कोई इंगेजमेंट नहीं है। इमरान खान से मिलेंगे, उन्हें ब्रीफ करेंगे और उसके बाद ही कोई फैसला किया जा सकेगा। तो ये डेवलपिंग स्टोरी है। अभी जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उस वक्त तक मुलाकात की कोई ख़बर नहीं है। ये तकरीबन आप कह लीजिए कि 11:30 बजे की बात है सुबह की पाकिस्तान में, जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो इस वक्त तक मुलाकात की कोई ख़बर जो है वो सामने नहीं आई। जो भी डेवलपमेंट होगी वो शाम में आपके सामने रखेंगे। अब आते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है जी, बिलावल जरदारी साहब ने एक तकरीर फरमाई है। तकरीर जो उन्होंने फरमाई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने तकरीर ये फरमाई है कि मैं मजबूर हूँ, और मैंने अपनी मजबूरी जो है वो अपोजिशन के सामने रखी है। मैंने बार बार अपोजिशन के चक्कर भी लगाए हैं। अब अगर अपोजिशन ने साथ ना दिया
तो फिर मजबूरन मैं अपोजिशन के मेंबर साथ लेकर ये तरामीम जो है वो करवा लूँगा। अब ज़रा गौर कीजिएगा, मतलब वो ये कह रहे हैं कि मैं मजबूर हूँ, या तो मेरे साथ तावन करें, और अगर आप तावन नहीं करेंगे तो फिर मैं हॉर्स ट्रेडिंग करूँगा। फिर ये तमाम लोगों की बेटियाँ उठाना, लोगों के घरों पे छापे मारना, लोगों को तंग करना, ये सब कुछ होगा। और इस तमाम फस्तायत के बाद, ये उनकी मजबूरी है, ये तमाम फस्तायत करना ज़हन में रखिए, ये उनके मुताबिक उनकी मजबूरी है। तो वो ये कह रहे हैं कि इस तमाम कुछ फिर ये होगा, और मजबूरन मैं अपोजिशन के जो मेंबरान हैं उनको ख़रीदूँगा, और ख़रीदने के बाद फिर तहरीक इंसाफ के ये जो पूरे का पूरा ये जो एहतजाज भले करे तहरीक इंसाफ या दूसरी अपोजिशन करे, मैं उसको बिल्कुल कतई नज़र मैं ख़रीदने के बाद ये तरामीम जो है वो करवाऊँगा। ये बिलावल ज़रदारी साहब ने कल अपनी तकरीर के अंदर फरमाया है और अपनी मजबूरी बताई है। साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं एक दफ़ा फिर मौलाना फजल रहमान साहब से मिलूँगा, आखिरी बार मिलूँगा, आखिरी गुजारिश करूँगा, इसके बाद मैंने किसी से गुजारिश नहीं करनी, और दूसरे लफ्ज़ों में मुझे हॉर्स ट्रेडिंग करनी पड़ी तो वो करके इन तरामीम को मैं मंजूर करवाऊँगा। ये पड़ा है इनका जमहूरी चेहरा, ये है बिलावल साहब की मजबूरी, और ज़ाहिर है मजबूरी यही है कि उन्हें चौधरी साहब ने कहा है कि आप तरामीम करवाएं, फिर आपको वज़ीर आज़म बनवाएंगे, और फिर आप लंबा अरसा वज़ीर आज़म रहेंगे, अगले 3-4 साल आप ही पूरे करेंगे, शहबाज शरीफ की जो है वो छुट्टी करवा दी जाएगी। ये उनके साथ ज़ाहिर है लारा लप्पा लगाया गया है, और अब देखते हैं इस लारा लप्पे में जो बिलावल ज़रदारी हैं वो कहाँ तक जाते हैं। अच्छा जी, अगली खबर जो है कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने जो एक नई डायरेक्शन जारी की थी, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये कहा था कि कोई अगर मगर नहीं, सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और उन्हें फ़ौरन दें, और अब आप दोबारा सुप्रीम कोर्ट में कोई नई गाइडेंस सीख करने के लिए एप्लीकेशन नहीं डालेंगे, मतलब कि आप डिलेइंग टैक्टिक्स मज़ीद इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप उन्हें फौरी तौर पर सीटें दें। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो पूरी तैयारी करके बैठा था ये मखसूस नशस्तें स्पीकर के ख़त के ऊपर नून लीग और पीपल्स पार्टी को देने के लिए, ताकि ये आईनी तरमीम करवा सकें। लेकिन अब जो 2 मेंबर्स हैं, 3 मेंबर्स ओवरऑल, मतलब 5 मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन में, उनमें से 2 मेंबर्स तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इम्प्लीमेंट करना चाहते थे। तीसरे मेंबर ने भी, कल अंदर की खबर है, उसने भी हाथ खड़े किए हैं, और उन्होंने कहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के अब वाज़े डायरेक्शन के बाद तौहीन अदालत नहीं कर सकता, और आखिरी उम्र जेल में नहीं गुजारना चाहता, इसलिए मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। इसके बाद मखसूस नशिस्तें अब इन्होंने दूसरी पार्टीज़ को ना देने का फ़िलहाल फ़ैसला किया है, क्योंकि उससे सीधी सीधी तौहीन अदालत होगी। तौहीन अदालत तो खैर अभी भी ये कर चुके हैं, लेकिन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने यही फैसला किया कि अभी भी तहरीक इंसाफ को ये सीटें नहीं देनी, और जो इसका इजलास है इलेक्शन कमीशन का जिसमें ये फैसला करना है, उसे 24 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया। मतलब कि अब 24 अक्टूबर तक ये सीटें अब तहरीक इंसाफ को भी नहीं मिलेंगी, उनका भी नोटिफिकेशन नहीं किया जाएगा, और ना ही ये किसी और पार्टी को मिलेंगी। तो इलेक्शन कमीशन ने अपने आप को एक्सटेन कर लिया है, बाहर निकाल लिया है सिचुएशन से, जो नून लीग और पीपल्स पार्टी चाहती थी कि इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें दे और फिर इन्हें लोटे ना खरीदने पड़े, और ये खुद ही अपनी तरामीम जो है वो करवा लें। अब सूरत हाल ये है कि अब 63A की ऑलरेडी परमिशन काजी फाइज ईसा दे चुके हैं, और उस तनाजर में अब ये लोग तरामीम करने की कोशिश करेंगे मेंबरान ख़रीद के। अब इनको जाहिर है अगर मौलाना साहब साथ जाते हैं तो 12 मेंबरान चाहिए होंगे तकरीबन, अगर वो साथ नहीं जाते तो फिर इन्हें 24 मेंबरान चाहिए तकरीबन। तो इन हालात के अंदर कितने लोगों को ख़रीदा जाता है, कितने पैसों में ख़रीदा जाता है, क्या ओवरऑल डेवलपमेंट की जाती है, ये आपके सामने रखेंगे। लेकिन अब हल एक ही रह गया इनके पास कि मेंबरान ख़रीद के, मौलाना साथ जाते हैं तब भी मेंबरान ख़रीदने पड़ेंगे, मौलाना साथ नहीं जाते तो तब भी मेंबरान ख़रीदने पड़ेंगे। सिर्फ नंबर गेम फ़र्क पड़ेगी कि कितने ख़रीदने पड़ते हैं। मतलब कि हॉर्स ट्रेडिंग के बगैर अब इनके पास कोई चारा रह नहीं गया जिससे ये बाज नहीं आएंगे अगर इनका जोर चलता हुआ। अच्छा जी, अगली खबर अच्छी खबर है। 8 दिन रह गए काजी साहब के दफ़ा होने में, मैं यही कहूँगा माजरत के साथ 7-8 दिन, 8 भी नहीं शायद 7 दिन रह गए, और काजी साहब का आखिरी हफ्ते का रोस्टर जो है वो जारी हो गया है, जो इस मंडे से बैठ के वो आखिरी है उनका वीक होगा। ये मंडे टू फ्राइडे जो है ये 5 दिन कौम के लिए स्याह हैं। उसके बाद इस गलाजत से आपकी जान छुट जाएगी। काजी फाइज ईसा नामी जो गलाजत हमारे ऊपर मुसल्लत थी, और ये आखिरी आप कहिए कि हफ्ता है, इसमें भी वो बाज नहीं आए, केसेस उन्होंने लगाए हुए हैं। देखते हैं कि कौन कौन सा केस जो है उसको वो सुन के हतमी शक्ल दे के, मतलब अपनी गलाजत को भरपूर तरीके से फैला के फिर यहाँ से जाना चाहेंगे। बहरहाल ये तो तय है कि जिन्होंने इन्हें इस्तेमाल करना था इस्तेमाल कर लिया है,
और अब फजल रहमान साहब के कंधे पर बंदूक रख के उन्होंने खूब चलाई है। आप समझ सकते हैं मैं किन की तरफ इशारा कर रहा हूँ। और काजी साहब को इस्तेमाल किया है और टिश्यू पेपर को अमूमी तौर पर डस्टबिन में फेंका जाता है, लेकिन यहाँ इंतज़ाम मेरा ख्याल है टॉयलेट के अंदर फेंक कर फ्लश करने का है। और मेरे ख्याल में काजी साहब की यही किस्मत थी, जितना गंद उन्होंने मारा है। और अब पता नहीं वो पाकिस्तान रहना पसंद करेंगे या बाहर जाएंगे, लेकिन यही उनकी अब लेगेसी बनेगी, जो कुछ उन्होंने कर छोड़ा पाकिस्तान के साथ, लेकिन वो जा रहे हैं। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे। ये कल बड़ी एक इंटरेस्टिंग खबर डेवलप हुई। अज़मा बुखारी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की इस वक्त पंजाब में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, और एक तो ओवरऑल कल परसों मरीम नवाज साहबा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, जिसमें अज़मा बुखारी ने धमकियां दी थी सहाफ़ियों को कि अगर आप लोगों ने ऊंची सवाल किया मरीम साहबा से, ये बदतमीज़ी की, तो आपको मैं नौकरी से निकलवा दूंगी। वो वीडियो तो आप सब ने देख ली थी। लेकिन उसके साथ साथ मरीम नवाज साहबा कह रही थी कि फ़ेक न्यूज़ का हमें सामना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ट्रोल्स हैं वो फ़ेक न्यूज़ फैलाते हैं। फिर अज़मा बुखारी साहबा खुद भी इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटिशन एक खातून के ख़िलाफ़ लेके गई हैं कि उनकी कोई जाली नंगी वीडियो जो है वो ट्विटर के ऊपर उन्होंने फैलाई। अब जब ये खुद शोर मचाते हैं कि हम फेक न्यूज़ के विक्टिम हैं, तो ऐन उस टाइम अज़मा बुखारी साहबा ने एक बहुत ही थका हुआ थर्ड क्लास किस्म का एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया, जिस स्क्रीनशॉट में ये दिखाया गया है कि मैं, अज़हर मशवानी, कमल शौज़िब, आलिया हमज़ा, कमल शौज़िब मैंने कह दिया, आलिया हमज़ा, अज़हर मशवानी और मैं और कुछ और लोग तहरीक इंसाफ के ग्रुप की चैट लीक की गई है, और उसमें मैं उनको बता रहा हूँ कि क्या कुछ करना है। और लोग कह रहे हैं कि जो आगे सुन रहे हैं दूसरे लोग, वो भी अपनी अपनी राय दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कैसे तालिब इल्मों को आगे करना है मुजाहरे के लिए और उनसे मुजाहरा भड़काना है और पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाना है। लेकिन इमरान खान पहले ही बता गए थे कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं हैं, ऊपर से ये कोशिश नहीं करते। तो पढ़े लिखे ना होने की वजह से इनको ये भी नहीं पता कि उस, अगर फॉर एग्जांपल इन्होंने किसी से उसकी कॉपी, एक फ़ेक कॉपी बनवानी थी, ज़ाहिर है ऐसे किसी ग्रुप में हम हैं नहीं, पहली बात मैं तो नहीं हूँ किसी ऐसे ग्रुप में जो इन्होंने ग्रुप बनाया हुआ था। लेकिन अगर इन्होंने ये जाली बनानी भी थी तो थोड़ी सी अकल इस्तेमाल कर लेते, थोड़ा सा उसे हकीकत के करीब कर लेते, ताकि कोई यकीन भी कर लेता इनकी ये करतूत देख के। वो इतनी भोंडी किस्म की कॉपी किसी पटवारी ने इन्हें बना के दी है कि वो सामने देखने से ही नज़र आ जाता है कि मेरी वो जो प्रोफाइल पिक्चर लगाई है वो व्हाट्सएप पे वो नहीं है प्रोफाइल पिक्चर, कभी भी नहीं रही वो प्रोफाइल पिक्चर मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। तो कहने की बात ये है कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश नहीं करते। अब कोशिश हम ये करेंगे कि वो जो मुकदमा अज़मा बुखारी खुद हाई कोर्ट लेके गई हैं, अब वकला को कहें कि उसी में हमारे वकला भी पार्टी बनने के लिए दरख्वास्त दें और ये रिक्वेस्ट करें कि हमें भी उसमें पार्टी बनाएं, और इन्हीं अज़मा बुखारी साहबा से जो फेक न्यूज़ का यहाँ रोना रोती हैं, इन्हीं से पूछें कि इन्होंने ये फेक न्यूज़ क्यों फैलाई, और अगर इनका जो जिसको ये एक्यूज़ कर रहे हैं अगर उनको कोई सज़ा देनी तो फिर अदालत इनको भी वही सज़ा दे, क्योंकि ये खुद भी अब उसी जुर्म की मुर्तकब हुई हैं। लेकिन बहरहाल बेचारी नालायक हैं, देसी साख्ता हैं, उन्हें उनकी पोजीशन जो है उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा मिल गई है। अब उनको अक्सर समझ नहीं आती उस प्रेशर के अंदर कि वो अपने आप को कैसे एक्सपैंड करें या अपने आप को कैसे परफॉर्म करें। अगली खबर की तरफ चलते हैं जी। नवाज शरीफ साहब ने अज़ाफ़ी बिजली भारत को बेचने का तजवीज़ दी है। उन्होंने कहा है कि जो अज़ाफ़ी बिजली है वो भारत को बेची जाए और भारत हमसे ख़रीदे। पहले हम किकबैक्स लेने के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाएं, पूरी दुनिया में सबसे महंगे बिजली घर हम लगाएं। महंगे इसलिए कि हमने किकबैक्स लेने, वरना तो उन्हीं कंपनीज़ ने बांग्लादेश में और दूसरी जगहों पर जो बिजली घर लगाए वो कहीं सस्ते लगाए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उन्हीं कंपनीज़ ने महंगे तरीन बिजली घर लगाए और उसमें से ज़ाहिर है किकबैक्स मिले। फिर इनके अपने, जैसे आपके सामने सलमान शहबाज, हमज़ा शुगर मिल और जहांगीर तरीन साहब की और दूसरे लोगों की जो शुगर मिल्स हैं वो भी बिजली बनाकर हमें बेचती हैं और हम उन्हें भी कैपेसिटी पेमेंट से, और ये जो तमाम घाटा है हमारा, ये सारा नुकसान है, अब हम हिंदुस्तान को बिजली बेचें और वो हमसे ख़रीदें। अच्छा, अब हिंदुस्तान को भी पता है कि जो गले का फंदा है पाकिस्तान का वो सबसे बड़ा एनर्जी है, कर्जे हैं और एनर्जी की जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, ये जो बिजली घर इतने महंगे लगा के हमारे ऊपर छोड़े हुए हैं, ये पाकिस्तान के गले में फंदा है। अब अगर तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बहुत ही करीबी दोस्त हो तो वो ज़ाहिर है हो सकता है कोई ऐसा फ़ैसला कर ले, लेकिन जब हिंदुस्तान की दिन रात ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान मज़ीद कमज़ोर हो, तो मुझे बताइए वो बेवकूफ़ हैं आपसे ऐसी चीज़ ख़रीदेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो कुछ कश्मीर और सारे हमारे मामलात हैं, किस तरीके से पाकिस्तान उस सारी सिचुएशन में हिंदुस्तान के साथ इंगेज कर सकता है, लेकिन
लेकिन क्योंकि नवाज शरीफ एक बनिया है, सिर्फ और सिर्फ कारोबारी जहन है, ना उनके अंदर कोई नेशनल इंटरेस्ट है, ना ही कोई लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेटजिक कोई भी मूव हो सकती है वो है। वो तो बस 2 + 2 सोचते हैं कि यहाँ 2 लगाऊंगा तो मुझे कितने, खाता है तो लगाता भी है, तो वही वही वाला काम है। वो खाता है तो वो खाने का दोबारा सोच रहे हैं। हिंदुस्तान के साथ अब एग्रीमेंट होगा तो उसमें भी ये किकबैक्स लेंगे, तो अपनी अगली किकबैक्स का जो है वो इंतज़ाम किया जा रहा है और कुछ नहीं है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि ख्वाजा आसिफ साहब की पोजीशन जो है वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग सामने आई है। वो ये है कि माजी में ख्वाजा आसिफ साहब कहते थे कि जो आर्मी चीफ है वो इस तरह से नहीं बनाया जाना चाहिए जैसे मौजूदा हालात में बनाया जाता है, बल्कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आर्मी चीफ भी बनना चाहिए। मतलब कि पैनल नहीं आना चाहिए, डिस्क्रिशन नहीं होनी चाहिए किसी के पास कि किसको आर्मी चीफ लगाना है, बल्कि सीनियर मोस्ट जो जनरल हों उनको ही आर्मी चीफ लगा दिया जाए, जैसे कि इस वक्त आपके सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस आइन के मुताबिक सीनियर तरीन बन जाता है। अब ख्वाजा आसिफ साहब ने बंदर की तरह गुलाटी मारी है और पोजीशन चेंज कर ली। अब वो कहते हैं कि नहीं, जैसे आर्मी चीफ बनाया जाता है बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी वैसे ही बनाए। मतलब उन्होंने रिवर्स कर लिए। पहले कहते थे कि जो आर्मी चीफ है उसको चीफ जस्टिस की तरह बनाएं, अब कहते हैं चीफ जस्टिस को भी आर्मी चीफ की तरह बनाएं। मतलब एक पैनल आए और उसमें से हम चूज़ करें। 3 जजेस का पैनल, जो बार बार मैं आपको बता रहा हूं, जो ये तरमीम बिल्ली थैले से बाहर आई है, उसमें काजी साहब तो फारिग हो गए। और ये आपको मैं 5 महीने पहले से बता रहा हूं बार बार कि ये जनरल आसिम मुनीर साहब नहीं चाहते थे काजी को एक्सटेंशन देना, और उसके लिए फिर इन्होंने ये सारी महफिल सजाई थी। जो कुछ भी आपके सामने होता हुआ आप देखते रहे। किसी ने कहा मैं मुसव्वदे की सपोर्ट करूंगा, किसी ने कहा नहीं करूंगा, किसी ने कहा तब करूंगा, किसी ने कहा अब करूंगा। ये सब कुछ आपको होता हुआ नज़र आ रहा था। पीछे कोई और बैठा था और काजी साहब को उन्होंने फारिग करना था। बाकी जो काम उन्होंने करवाने तरमीम से वहाँ उनका इंटरेस्ट है, लेकिन काजी को लेके आना उनका इंटरेस्ट नहीं था। तो अब आपको ये सब कुछ होते हुए इस वक्त अनफोल्ड हो रहा है। अच्छा जी, अगली खबर यह है कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट मैच में 152 स्कोर से हरा दिया है। ये मेरा ख्याल पता नहीं 6 साल के बाद कि कितने साल के बाद हमने कोई टेस्ट मैच जीता है, शायद 3 साल या 6 साल के बाद। अच्छी खुशाइंद बात है, खुशी की बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो जीती है। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग तज्जिया सोशल मीडिया पे कर रहे हैं कि वो तमाम लोग जिनको काकूल में ट्रेनिंग करवाई गई थी, जो जीतने में 3 लोगों ने परफॉर्मेंस दी है, उनमें एक भी बंदे ने काकूल में ट्रेनिंग नहीं की थी। जाहिर है ये अज़रा तफन्नन लोग कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि उस ट्रेनिंग ने इनको हारने पर कुछ वहाँ पर ट्रेनिंग दी गई। लेकिन बहरहाल अब जो ओवरऑल सियासी इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपने हालात पैदा कर दिए, उसमें फिर लोग भी कोई मौका नहीं जाने देते जिसके ऊपर अपना तबसरा ना करें। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने ख्वाजा आसिफ का जो ट्विटर अकाउंट है उसके ऊपर आशिर बाजवा बहुत ही अच्छी रिसर्च करते हैं। उन्होंने ये बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग पिक्चर रखी है, और वो पिक्चर उन्होंने मेन एक एनालिसिस रखा है और दिखाया कि जब पाकिस्तान को दाखिली और ख़ारजी जो भी चैलेंजेस इस टाइम हैं, और गार्डियन की स्टोरी याद कीजिए, हिंदुस्तान के बारे में कहा कि 20 लोग उन्होंने मार दिए। फिर हिंदुस्तानी वज़ीर दाखिला ने कहा कि हमने घुस के मारे और मज़ीद मारेंगे, और उसके बाद फिर उन्होंने एक शख्स को यहाँ जहाँ भाग कर दिया। और इन तमाम वक्त में ख्वाजा आसिफ अपने ट्विटर के ऊपर बिल्लियों की आँखें, कुत्तों की आँखें, कैंसर से बचने के लिए कौन से फ्रूट्स हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जो ट्वीट्स हैं उन्हें रीट्वीट करते हैं। कभी पकौड़े के अंदर कितना, एक पकौड़े का वज़न कितना होता है, उसके अंदर कितने ग्राम तेल होता है, पूरे पाकिस्तानी कितने पकौड़े खाते हैं, कितना तेल कंज्यूम कर जाते हैं, बेहुदा लगव और बहुत सारी और ऐसी चीज़ें, गाने, रीच की तस्वीर जो है वो रीट्वीट कर रहे हैं, और गंदी गालियों पर मबनी जो हैं वो ट्वीट कर रहे हैं जिस पे एफ वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। तो ये हमारे वजारत दिफा, वज़ीर दिफा के कारनामे। लेकिन इस वज़ीर दिफा को चौधरी निज़ामुद्दीन बड़े शौक़ से खुद लाकर अपने ऊपर उन्होंने मुसल्लत किया है। बहरहाल मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।